तेज तेज चलता हुआ ऑपरेशन रूम से बाहर निकलता चला गया। आकाश अपने कमरे में इंतहाई बेचैनी के आलम में टहल रहा था। उसके हाथ में जदीद साख्त का ट्रांसमीटर था। वो बार बार बेचैन नजरों से ट्रांसमीटर की तरफ देख रहा था, जैसे वो किसी के कॉल के आने का मुंतजिर हो। सामने मेज पर एक नौजवान लड़की बैठी हुई थी, जो बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में कॉफी का मग हाथ में लिए गाश को इस तरह टहलते हुए देख रही थी। तुम्हारे इस तरह टहलने और बेचैन रहने से क्या D1 की कॉल आ जाएगी? लड़की ने इसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं क्या करूं, मुझे उससे जरूरी बात करनी है और वो है कि राब्ता ही नहीं कर रहा, गाश ने गसीले लहजे में कहा। करमदाद ने कहा तो है कि वो थोड़ी देर में खुद यहाँ आ जाएगा, फिर उसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? लड़की ने कहा। हमें यहाँ आए हुए 4 घंटों से ज्यादा वक्त हो चुका है नैन्सी, वो अब तक नहीं आया है। आखिर इसकी थोड़ी देर कितने घंटों के बराबर है? गाश ने मुंह बनाते हुए कहा। करमदाद ने ये भी तो बताया है कि वो दारुल हुकूमत गया हुआ है और वहां से वो सीधा यहाँ आएगा। अब यहाँ से दारुल हुकूमत का रास्ता कितना तवील है ये तो तुम भी जानते हो। हमें भी यहाँ तक पहुँचने में 5 घंटे लग गए थे। नैन्सी ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा। इसका मतलब है कि अभी मुझे इसके लिए मजीद 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, गाश ने रेस्ट वॉच पर नजर डालते हुए कहा। इससे भी ज्यादा, 1 घंटे तक तो वो राजघाट पहुंचेगा, उसके बाद उसे यहाँ भी आना है और अगर वो रास्ते में कहीं फंस गया तो उसे आने में और भी वक्त लग सकता है, नैन्सी ने कहा। क्या मतलब, कहाँ फंस सकता है वो? क्यों लगेगा उसे आने में वक्त? काश ने कहा। रास्ते में ट्रैफिक का मसला तो नहीं है, लेकिन उसकी कार खराब हो गई या उसकी कार का टायर पंक्चर हो गया तो जाहिर है उसे ठीक कराने में वक्त लगेगा, नैन्सी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम जब भी बोलती हो तुम्हारे मुंह से मनहूस बातें ही निकलती हैं, कभी तो अच्छी बातें कर लिया करो, गाश ने मुंह बनाते हुए कहा। कहते हैं कि मुंह बुरा हो तो बात अच्छी करनी चाहिए, लेकिन आज तक ये नहीं सुना कि मुंह अच्छा हो तो क्या कहना चाहिए, नैन्सी ने मुस्कुराते हुए कहा। तब भी मुंह से अच्छी ही बात निकालनी चाहिए, अच्छे मुंह से तो निकली हुई बुरी बात भी बेहद खतरनाक होती है, गाश ने कहा। तो नैन्सी बेइख्तियार हंस पड़ी। तो तुम मानते हो कि मैं अच्छे मुंह की मालिका हूँ, यानी खूबसूरत हूँ? नैन्सी ने हंसते हुए कहा। मेरे कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? ये बात तो तुम्हें खुद भी मालूम हो सकती है कि तुम खूबसूरत हो या फिर, गाश ने कहा। उसके चेहरे की बेचैनी कदरे दूर हो गई थी। उसने ट्रांसमीटर जेब में रखा और नैन्सी की जानिब बढ़ आया और उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैं खुद मालूम कर सकती हूँ, यही कहना चाहते हो ना तुम? नैन्सी ने कहा। हाँ, गाश ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। लेकिन कैसे? नैन्सी ने पूछा। बगैर मेकअप के किसी आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाओ, अगर आईना अपनी जगह सलामत रहे और तुम्हें अपना अक्स नजर आए तो समझ लेना कि तुम बदसूरत हो, और अगर आईना तुम्हारे हुस्न की ताब ना लाकर टूट जाए तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं होंगी कि तुम वाकई हसीन हो, गाश ने मुस्कुराते हुए कहा। नैन्सी से बात करते हुए वो खुद को फ्रेश होता हुआ महसूस कर रहा था। उसकी बात सुनकर नैन्सी बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसके लिए मुझे आईना देखने की क्या जरूरत है? मुझे अपना हुस्न तुम्हारी चमकदार आंखों के आईने में जो नजर आ जाता है, नैन्सी ने हंसते हुए कहा। तब तुम खुद को हसीन कह सकती हो। अगर तुम्हें देखने के बावजूद मेरी आंखें सलामत रहती हैं तो फिर जाहिर है कि तुम, गाश ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उसकी बात का बुरा मनाने की बजाय नैन्सी एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। गाश के कहने का मतलब साफ था कि वो हसीन नहीं है। चलो मान लिया कि मैं हसीन नहीं हूँ और मेरे हुस्न की ताब ना लाकर तुम्हारी आंखों के आईनों पर मामूली सी दरार भी नहीं पड़ती, लेकिन ये बताओ कि जब तुम मुझे देखते हो तो तुम्हारी आंखों की चमक क्यों बढ़ जाती है? नैन्सी ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी आंखों में सर्च लाइटें नस्ब हैं जो तेज रोशनी में ये देखने की कोशिश करती हैं कि आखिर तुम खुद को इतना खूबसूरत क्यों समझती हो, गाश ने हंसते हुए कहा। तो नैन्सी भी हंस पड़ी। मैं इतनी ही बदसूरत हूँ तो तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? नैन्सी ने कहा। अब क्या करूँ, जरूरी तो नहीं कि हर हसीन को उसका साथी हसीन ही मिले, गाश ने कहा। तो नैन्सी इस जोर से हंसी कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ कॉफी का मग छलक उठा। मतलब तुम खुद को मुझसे ज्यादा हसीन समझते हो? नैन्सी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, मैं स्मार्ट भी हूँ और खूबसूरत भी। बेशुमार लड़कियां मेरे एक इशारे की मुंतजिर, और तुम्हारे लिए कौन? गाश ने कहा। तुम? नैन्सी ने कहा। तो इस पर गाश खिलखिलाकर हंस पड़ा। हाँ, ये मेरा ही कसूर है। मैं सारी दुनिया की हसीन लड़कियां छोड़कर एक तुम्हारे पीछे ही भागता फिरता हूँ और तुम हो कि मुझे लिफ्ट ही नहीं कराती, गाश ने हंसते हुए कहा। इसीलिए चीफ से कहकर तुम मुझे अपने हर मिशन पर घसीट लाते हो, नैन्सी ने कहा। तो गाश एक बार फिर हंस पड़ा। एक्रीमिया में रहकर तो मैं तुम पर नजर रख सकता हूँ, लेकिन मेरे मिशन पर जाने के बाद तुम क्या करती हो, किससे मिलती हो, इसका मुझे हर वक्त डरका लगता रहता है। इसलिए मैं चीफ से कहकर तुम्हें अपने साथ ही ले आता हूँ ताकि कोई डरका तो ना रहे, गाश ने कहा। तो नैन्सी एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि
उनमें मजीद कोई बात होती। एक नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। दोनों चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। नौजवान के चेहरे पर बौखलाहट के तासुरात थे। क्या हुआ करमदाद, तुम इस कदर घबराए हुए क्यों हो? गाश ने उसकी तरफ देखकर हैरत भरे लहजे में कहा। नवाब साहब को किसी ने कत्ल कर दिया है जनाब, करमदाद ने कहा। और उसकी बात सुनकर ना सिर्फ गाश बल्कि नैन्सी भी बुरी तरह से उछल पड़ी। क्या क्या मतलब? किसने कत्ल किया है नवाब साहब को? तुमने तो कहा था कि वो दारुल हुकूमत गए हुए हैं, गाश ने तेज लहजे में कहा। वो दारुल हुकूमत नहीं गए थे जनाब, उन्हें हवेली में ही कत्ल किया गया है। उनकी लाश गेस्ट रूम में पड़ी मिली है, करमदाद ने परेशानी और खौफ भरे लहजे में कहा। ये कैसे हो सकता है? तुमने कुछ देर पहले आकर बताया था कि नवाब साहब दारुल हुकूमत गए हैं और वो थोड़ी देर तक यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर उनकी लाश हवेली कैसे पहुंच गई? नैन्सी ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। हवेली से मेरा एक साथी आया है, उसने मुझे बताया है कि नवाब साहब हवेली से बाहर गए ही नहीं थे। दारुल हुकूमत से उनसे मिलने एक गैर मुल्की आया था जिसका नाम जिम कार्टर था। उसके साथ उसके दो साथी भी थे। नवाब साहब ने जिम कार्टर को गेस्ट रूम में बिठा दिया था। थोड़ी देर बाद नवाब साहब उससे मिलने चले गए। मेरे आदमी ने बताया है कि थोड़ी देर बाद हवेली में हर तरफ अजीब सी गैस फैल गई थी, जिससे ना सिर्फ वो बल्कि हवेली के तमाम अफराद बेहोश हो गए थे। जब उन्हें होश आया तो गैर मुल्की और उसके साथी वहाँ नहीं थे। मेरा साथी नवाब साहब को देखने गेस्ट रूम में गया तो वहाँ नवाब साहब और हमारे तीन साथियों की लाशें पड़ी हुई थी। इन सबको गोलियां मारकर हलाक किया गया था, करमदाद ने सारी तफसील बताते हुए कहा। ओ, अगर नवाब साहब को हवेली में कत्ल किया गया था तो फिर तुम्हें कॉल किसने की थी? गाश ने आंखें फाड़ते हुए कहा। इसी बात पर मैं खुद भी हैरान हूँ जनाब, मैं इस आवाज़ को बखूबी पहचानता हूँ। वो नवाब साहब की ही अपनी आवाज़ थी। मगर करमदाद ने खौफ और परेशानी के आलम में कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि जब से नवाब हाकिम अली से फ़ोन पर तुम्हारी बात हुई है तो इस वक्त इसकी लाश हवेली में ही मौजूद थी? नैन्सी ने पूछा। जी हाँ, मेरे फ़ोन करने से पहले नवाब साहब को हलाक कर दिया गया था, करमदाद ने जवाब दिया। तुमने नवाब हाकिम अली से इसी के नंबर पर बात की थी या किसी और नंबर पर? गाश ने पूछा। मैंने नवाब साहब के नंबर पर ही कॉल की थी, करमदाद ने कहा। ठीक है, तुम बाहर जाओ, मैं और नैन्सी एक दूसरे से बात कर लें, फिर मैं तुम्हें बुला लूंगा, गाश ने कहा। तो करमदाद ने इस बात में सर हिलाया और इन्हें सलाम करता हुआ कमरे से बाहर निकलता चला गया। अब ये क्या चक्कर है? अगर नवाब हाकिम अली हलाक हो चुका है तो फिर उसकी आवाज़ में करमदाद से कौन बात कर सकता है? गाश ने करमदाद के बाहर जाने के बाद होंठ भींचते हुए कहा। किसका? गाश ने चौंक कर पूछा। करमदाद ने बताया है कि एक गैर मुल्की जिम कार्टर नवाब हाकिम अली से मिलने आया था और उसके साथ दो सियाह फाम बॉडी गार्ड भी थे। जहां तक मुझे याद है कि पाकिस्तान में एक ही ऐसा इंसान है जिसके दो ताकतवर सियाह फाम साथी हैं, वो इमरान है। और इमरान की ही ऐसी खासियत है कि वो दूसरों की आवाज़ की हूबहू नकल कर सकता है, नैन्सी ने कहा। तो गाश पूरी तरह से उछल पड़ा। अली इमरान? गाश ने कहा। हाँ, उसने नवाब हाकिम अली को ट्रैप किया होगा और उसका सेलफोन अपने साथ ले गया होगा। फिर जब करमदाद ने उसे फ़ोन किया तो इमरान ने ही उससे नवाब हाकिम अली की आवाज़ में बात की होगी, नैन्सी ने कहा। ओ, तो इमरान नवाब हाकिम अली तक पहुंच गया है, गाश ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, उसने यकीनन नवाब हाकिम अली की ज़ुबान खुलवा ली होगी। अब हमें फौरी तौर पर ये जगह छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इमरान के नवाब हाकिम अली ने यकीनन हमारी आमद का भी बता दिया होगा, नैन्सी ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। नहीं, नवाब हाकिम अली को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। वो मर तो सकता है लेकिन वो ज़ुबान नहीं खोल सकता, गाश ने कहा। ये मत भूलो कि उसकी ज़ुबान खुलवाने के लिए इमरान ने कोशिश की होगी और इमरान के बारे में मशहूर है कि वो पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर सकता है, नैन्सी ने मुंह बनाकर कहा। नवाब हाकिम अली मार्शल एजेंसी का नुमाइंदा है और मार्शल ड्रेले ने उसका माइंड स्कैन करके उसके दांतों में जहरीला कैप्सूल छुपा दिया था। मार्शल एजेंसी के तमाम एजेंटों के माइंड स्कैन करके उनके दिमागों में ऐसी फीडिंग कर दी गई है कि अगर उनकी जुबान खुलवाने की कोशिश की जाए या वो मार्शल एजेंसी का कोई राज फाश करने की कोशिश करे तो उस एजेंट का माइंड लॉक्ड हो जाता है और वो गैर इरादी तौर पर दांतों में छुपा हुआ कैप्सूल निकाल कर चबा जाता है। इसलिए मुझे यकीन है कि इमरान कोशिश के बावजूद नवाब हाकिम अली की जुबान नहीं खुलवा सका होगा, गाश ने कहा। लेकिन उसने करमदाद से नवाब हाकिम अली की आवाज़ में बात तो की है और करमदाद ने बताया है कि नवाब हाकिम अली ने हैदर से भी बात की थी। उसने हैदर को फौरी तौर पर दारुल हुकूमत बुलवाया था। हैदर भी तो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। अगर वो इमरान के काबू में आ गया तो इमरान उसकी मदद से यहाँ पहुँच सकता है, नैन्सी ने कहा। ओ हाँ, वाकई हमारे लिए हैदर खतरे का बायस बन सकता है, गाश ने होंठ भींचते हुए कहा। हैदर और करमदाद नवाब हाकिम अली के खास आदमी हैं। उनका मार्शल एजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही उनके माइंड स्कैन करके उनके दांतों में जहरीले कैप्सूल छुपाए गए हैं कि अगर इमरान उन पर तशद्दुद करे और उनकी जुबान खुलवाने की कोशिश करे तो वो प्रोग्राम मेमोरी के तहत खुद ब खुद दांतों में छुपे हुए जहरीले कैप्सूल छुपा ले, नैन्सी ने कहा।
تم ٹھیک کہہ رہی ہو، حیدر کی مدد سے عمران واقعی یہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ گو کہ حیدر کو ہمارے اصل نام نہیں معلوم، لیکن عمران یا اس کا کوئی ساتھی ہماری چیکنگ کے لیے یہاں ضرور آ سکتا ہے، اس لیے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ گاش نے کہا، ہم یہاں سے نکل تو جائیں گے، لیکن اس سامان کا کیا ہوگا جو ہم نے نواب حاکم علی سے منگوایا تھا؟ نینسی نے کہا، سامان ہم کہیں اور سے حاصل کر لیں گے، فی الحال ہمیں خود کو عمران کی نظروں میں آنے سے بچانا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اب اس مشن پر کام کرنے کے لیے بھی فاسٹ ہونا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ عمران کرنل شفقت مرزا تک پہنچ جائے اور اسے اس بات کا بھی علم ہو جائے کہ کرنل شفقت مرزا کو ہیپناٹائز کیا گیا تھا اور اس کی مدد سے ہم وہاں سے ایسوان نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ گاش نے کہا، تو پھر چلو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ کیا ہم تب نکلیں گے جب عمران یا اس کا ساتھی یہاں پہنچ جائے گا؟ نینسی نے کہا، ہاں چلو، اپنا سامان اٹھاؤ اور چلو۔ گاش نے کہا، کرم داد کا کیا کرنا ہے؟ نینسی نے کہا، یہ حیدر سے زیادہ ہمارے بارے میں جانتا ہے، اسے آف کرنا ہوگا۔ گاش نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر اسے آف کرو، تب تک میں سامان سمیٹ لیتی ہوں۔ نینسی نے کہا تو گاش نے اسبات میں سر ہلایا اور تیز تیز چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ دو بڑی جیپیں انتہائی تیز رفتاری سے پہاڑی راستوں پر دوڑ رہی تھیں۔ اگلی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر صفدر بیٹھا ہوا تھا، جس کی سائیڈ سیٹ پر جولیا تھی، جبکہ عقبی سیٹوں پر صالحہ، کیپٹن شکیل اور تنویر موجود تھے۔ پچھلی جیپ کی ڈرائیونگ صدیقی کے ہاتھ میں تھی اور اس کے ساتھ فور سٹارز کے باقی ممبران موجود تھے۔ چیف نے انہیں دانش منزل بلا کر بریفنگ دی تھی اور انہیں فوری طور پر واران پہاڑیوں کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ چیف نے انہیں بتایا تھا کہ ان پہاڑیوں میں موجود زیرو بینک خطرے میں ہے۔ ایگریمیا کی ایک ایجنسی کے 2 ایجنٹ یہاں پہنچے ہوئے ہیں جو زیرو بینک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ گو کہ زیرو بینک کی حفاظت کے فول پروف انتظامات ہیں، لیکن اس کے باوجود مارشل ایجنسی کے ایجنٹ ان انتظامات کو ختم کر کے وہاں سے ایجادات اور فارمولے چوری کر سکتے ہیں یا پھر زیرو بینک کو بھی تباہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان ایجنٹوں سے زیرو بینک کو بچانے کے لیے انہیں وہاں بھیجا جا رہا ہے۔ ان کی ڈیوٹی نہ صرف زیرو بینک کی حفاظت تھی بلکہ ان 2 ایگریمین ایجنٹوں کو گرفت میں بھی لینا تھا۔ چیف کے کہنے کے مطابق ان ایجنٹوں میں ایک گاش تھا اور یہ وہی ایجنٹ تھا جس نے زیرو بینک کے سیکیورٹی انچارج کرنل شفقت مرزا کو ٹرانس میں لے کر ٹاپ سیکرٹ لاکر سے ایس-1 نکلوایا تھا اور اسے لے کر غائب ہو گیا تھا، اور پھر اس نے ذہانت سے کام لیتے ہوئے ایس-1 منی میٹل باکسز میں چھپا دیا اور اس کے بعد میٹل باکسز اسمگلروں کے ذریعے پاکیزیہ سے ایگریمیا اسمگل کرا دیے۔ اب وہ کس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا یہ معلوم کرنا ضروری تھا، اور زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ گاش اپنی کسی ساتھی لڑکی کے ساتھ زیرو بینک کو تباہ کرنے ہی پہنچا ہے۔ چیف نے انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ عمران نے کرنل شفقت مرزا کو زیرو بینک جانے سے روک دیا ہے اور وہ ان سے پہلے ہی کرنل شفقت مرزا کے میک اپ میں زیرو بینک پہنچ چکا ہے تاکہ گاش اور اس کی ساتھی لڑکی زیرو بینک آنے کی کوشش کریں تو وہ انہیں روک سکے، لیکن وہاں اسے ان کی ضرورت بھی پڑ سکتی تھی۔ اس لیے چیف نے انہیں فوری طور پر تیار ہو کر واران وادی کی طرف روانہ کر دیا تھا، اور اب وہ واران وادی کے قریب ہی تھے۔ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہاڑیوں میں کرنل شفقت مرزا کے ساتھیوں نے پوزیشنیں لے رکھی ہوں گی، وہ ہمیں روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں عمران صاحب کو کال کر کے اپنی آمد کا بتا دینا چاہیے تاکہ ہمیں آگے بڑھنے سے نہ روکا جائے۔ صفدر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھیک ہے، میں کال کر لیتی ہوں اسے۔ جولیا نے کہا۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ کا وین بٹن باہر کھینچا اور اسے گھما کر سوئیاں ایڈجسٹ کرنے لگی۔ عمران کی فریکوینسی ایڈجسٹ ہوتے ہی اس نے کال دینی شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو جولیا کالنگ، عمران کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ اوور، جولیا نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ جولیا عمران کو مسلسل کال دے رہی تھی لیکن عمران اس کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ ہیلو عمران کیا تم میری آواز سن سکتے ہو؟ ہیلو اوور، جولیا نے ایک بار پھر کہا، لیکن جواب میں عمران کی آواز سنائی نہ دی۔ کیا بات ہے عمران صاحب، آپ کی کال ریسیو کیوں نہیں کر رہے؟ صفدر نے کہا۔ معلوم نہیں، جولیا نے کہا، اور وہ مسلسل عمران کو اسی طرح کال دیتی رہی لیکن عمران نے نہ اس کی کال ریسیو کی اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ شاید وہ کہیں مصروف ہے، جولیا نے کہا، لیکن اب ہم آگے کیسے جائیں گے؟ وادی واران یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اگر ہمیں روک لیا گیا تو؟ پیچھے بیٹھی ہوئی صالحہ نے کہا۔ چیف نے کہا تھا کہ ہم وادی واران کے قریب پہنچ کر عمران صاحب کو کال کر لیں تو وہ ہمیں یا تو خود لینے آ جائیں گے یا پھر کسی کو بھیج دیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن اب وہ مس جولیا کی کال ہی ریسیو نہیں کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ کہا تو ہے کہ وہ کہیں مصروف ہوگا، جولیا نے تنویر کی بات سن کر منہ بنا کر کہا۔ کیا اسے چیف نے نہیں بتایا ہوگا کہ ہم یہاں آ رہے ہیں؟ تنویر نے اسی انداز میں کہا۔ بتایا ہوگا، کیوں نہیں بتایا ہوگا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیرو بینک کے اندر ہوں اور وہاں ٹرانسمیٹر کے سگنل نہ آ رہے ہوں، اس لیے عمران صاحب جواب نہیں دے رہے، صفدر نے کہا۔ تو پھر ان کے سیل فون پر کال کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سیل فون کے سگنل کام کر رہے ہوں، صالحہ نے کہا۔
ओ हाँ ठीक है, मैं सेल फोन पर ट्राई कर लेती हूँ, जूलिया ने कहा और उसने डैशबोर्ड पर रखा हुआ अपना हैंड बैग उठाया और उसे गोद में रखकर खोलने लगी। बैग से उसने अपना सेल फोन निकाला और अभी वो सेल फोन ऑन करके इस पर इमरान के नंबर प्रेस करने ही लगी थी कि सफदर ने जीप को ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगने से जीप को एक झटका लगा और रुक गई। जीप की दोनों साइडों पर पहाड़ियां थी और एक पतली सी सड़क इसके दरमियान से गुजर रही थी। सफदर ने जहां जीप रोकी थी वहां सामने कुछ फासले पर दो बड़े बड़े ड्रम पड़े हुए थे। ड्रम सड़क के दरमियान में थे और वहां इतनी जगह नहीं थी कि सफदर जीप साइडों से निकाल कर ले जाता। रास्ता बंद है, जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, हम वादी वारान के हदूद में आ गए हैं, अब हमें यहीं रुकना पड़ेगा, सफदर ने कहा। इसी लम्हे साइड की पहाड़ी से एक चट्टान के पीछे से एक लंबा तड़ंगा नौजवान बाहर निकला। उसके हाथों में मशीन गन थी और उसने रेंजर्स की वर्दी पहन रखी थी। दूसरे लम्हे उन्होंने दोनों पहाड़ियों की चट्टानों के पीछे से ऐसे ही रेंजर्स की वर्दी में मलबूस अफराद को निकलते देखा जो मशीन गनों से इन्हें अपनी जद पर लिए हुए थे। तुम सब अपने हाथ ऊपर उठाओ और जीपों से निकलकर बाहर आ जाओ, फौरन नीचे मौजूद चट्टान के पास खड़े आदमी ने चीखते हुए कहा। सफ्तर ने जूलिया की तरफ देखा तो जूलिया ने अस्पात में सर हिला दिया। सफ्तर ने जीप का इंजन बंद किया और फिर वो हाथ उठाकर जीप से बाहर आ गया। जूलिया और उसके साथी भी अपने हाथ उठाकर जीप से उछलकर नीचे आ गए। पीछे आने वाली सदीकी की जीप भी रुक गई थी। जूलिया और उसके साथियों को जीपों से उतरते देखकर वो भी जीप से बाहर निकल आए। अपनी शनाख्त कराओ, इस आदमी ने क्रख्त लहजे में कहा। हमारा ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है और हमें यहाँ कर्नल शफकत मिर्जा ने बुलाया है, जूलिया ने कहा तो वो आदमी चौंक पड़ा। ओह, क्या आपका नाम मिस जूलिया है? इस आदमी ने यकलहा ढीला पड़ते हुए कहा। साथ ही उसकी मशीन गन नीचे हो गई थी। हाँ, मैं डिप्टी चीफ हूँ और ये मेरे साथी हैं, जूलिया ने अस्बात में सर हिलाकर कहा। उसका लहजा बेहद स्पॉट था। ठीक है, हमें आपके बारे में अहकामात मिल चुके हैं, आप मेरे साथ आए, मैं आपको कर्नल साहब के पास पहुंचा देता हूँ, इस आदमी ने कहा। क्या नाम है तुम्हारा? जूलिया ने पूछा। मैं यहाँ का ग्रुप कैप्टन हूँ और मेरा नाम कैप्टन शौकत है, नौजवान ने कहा। ओके, हमें कहाँ जाना होगा? जूलिया ने पूछा। मुझे आप सबको सीक्रेट सर्विस से जीरो बैंक पहुँचाने का हुक्म दिया गया है, कैप्टन शौकत ने कहा। क्या हम जीपों में सवार हो जाए? सफ्तर ने पूछा। नहीं, हमें पैदल जाना है, जीपे मेरे साथी महफूज मुकाम तक खुद पहुंचा देंगे, कैप्टन शौकत ने कहा। और हमारा सामान? सदीकी ने कहा। जीरो बैंक में किसी भी किस्म का सामान ले जाना मना है, लेकिन आप फिक्र न करें, इजाजत मिलने पर आपकी एक एक चीज आप तक पहुंचा दी जाएगी, कैप्टन शौकत ने एतमाद भरे लहजे में कहा। तो वो सब जूलिया की तरफ देखने लगे। जूलिया ने अस्बात में सर हिला दिया। कैप्टन शौकत ने इशारा किया तो एक पहाड़ी से दो मुसल्लह अफराद उतरकर नीचे आ गए। कैप्टन शौकत उन्हें जीपें वहां से ले जाने की हदायत देने लगा तो उसके साथी उन जीपों की तरफ बढ़ गए। आप आए, अपने साथियों को हदायत देने के बाद कैप्टन शौकत ने उनसे मुखातिब होकर कहा और एक तरफ बढ़ गया। जूलिया ने अपने साथियों को इशारा किया और फिर वो सब कैप्टन शौकत के पीछे चल पड़े। कैप्टन शौकत उन्हें दाएं तरफ मौजूद पहाड़ी रास्ते से घुमाकर पहाड़ी के अकब में ले आया। सामने तवील मैदान था जहां आगे फिर तवील पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता था। सारा मैदान बड़ी और घनी झाड़ियों से भरा हुआ था। कुछ फासले पर एक बड़ी सी चट्टान थी जो शायद इस पहाड़ी से लुढ़क कर गई थी, जिसके पीछे से निकलकर वो सब इस तरफ आए थे। कैप्टन शौकत इसी चट्टान की तरफ बढ़ा जा रहा था। चट्टान के पास पहुंचकर वो रुक गया। वो चूंकि इन सब से आगे था इसलिए उसने चट्टान के पास पहुंचकर न जाने क्या किया कि अचानक हल्की सी गड़गड़ाहट जैसी आवाज के साथ चट्टान किसी संदूक के ढक्कन की तरह खुलती चली गई। आए, कैप्टन शौकत ने कहा तो वो सब आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि चट्टान के नीचे सीढ़ियां जाती हुई दिखाई दे रही थी। सीढ़ियां काफी खुली थीं, एक साथ चार अफराद नीचे जा सकते थे। नीचे खामोशी और तारीकी थी। पहले आप चले नीचे, जूलिया ने कहा तो कैप्टन शौकत ने अस्पात में सर हिला दिया और सीढ़ियां उतरने लगा। जूलिया ने अपने साथियों को इशारा किया और वो भी नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां उतरकर वो नीचे आए ही थे कि अचानक हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज के साथ ही उनके पीछे चट्टान बंद होती चली गई। चट्टान बंद होते ही हर तरफ गुप्त अंधेरा फैल गया। ये क्या, यहाँ रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है क्या? जूलिया ने कहा, लेकिन कैप्टन शौकत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कैप्टन शौकत, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जूलिया ने एक मरतबा फिर कैप्टन शौकत से मुखातिब होकर पूछा। लेकिन जवाब न दार। क्या बात है कैप्टन शौकत, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? सफ्तर की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। वो यहाँ होगा तो जवाब देगा ना, तनवीर की आवाज सुनाई थी। क्या मतलब? जूलिया और सफदर ने एक साथ चौंक कर कहा। इसी लम्हे वहां तेज रोशनी फैल गई। ये रोशनी सेल फोन की टार्चों की थी जिन्हें इन सब ने ऑन किया था। रोशनी में सीढ़ियां मजीद चंद कदम नीचे जाती दिखाई दे रही थी और नीचे एक हॉल जैसा बड़ा कमरा दिखाई दे रहा था जो हर किस्म के सामान से आरी था। वहां भी कैप्टन शौकत दिखाई नहीं दे रहा था। कमरे के चारों तरफ ठोस दीवारें थी जहां दरवाजे नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब ये कि कैप्टन शौकत हमें यहाँ फंसाकर खुद निकल गया है, तनवीर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा।
کیسے نکل گیا ہے؟ یہاں تو چاروں طرف ٹھوس دیواریں ہیں، نہ کوئی کھڑکی اور نہ روشن دان۔ کیا وہ جادو کے زور سے غائب ہوا ہے؟ صالحہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، کیونکہ یہاں بظاہر باہر جانے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، صفدر نے ٹارچ کی روشنی ٹھوس دیواروں پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی ان ٹھوس دیواروں میں تو معمولی سا رہنا بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے، پھر وہ یہاں سے کیسے نکل سکتا ہے؟ اور کیوں؟ وہ تو ہمیں کرنل شفقت مرزا کے پاس لے جا رہا تھا، پھر اس نے ہمیں اس بینکر میں لا کر کیوں چھوڑ دیا ہے؟ چوہان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا مقصد ہمیں یہاں قید کرنا تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے، اور یہ کام ظاہر ہے ہمارے کسی دوست کا تو نہیں ہو سکتا، صدیقی نے کہا۔ تو کیا وہ ہمارا دشمن تھا؟ ہاور نے کہا۔ ایسا ہی لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کیپٹن شوکت کے میک اپ میں وہی ایجنٹ ہو جس کے خلاف ہم یہاں کام کرنے آئے ہیں، نعمانی نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کوئی ایجنٹ ہمارے اس طرح رینجرز کی جگہ کیسے لے سکتا ہے؟ وہ اکیلا نہیں تھا، پہاڑی پر 10-12 مسلح رینجرز موجود تھے، ہاور نے کہا۔ اسی طرح یہاں ہر طرف رینجرز چھپے ہوئے ہیں جن کی نظروں سے بچ کر کوئی اس طرف نہیں آ سکتا، پھر کوئی آدمی کیپٹن شوکت کی جگہ کیسے لے سکتا ہے؟ ہاور نے کہا۔ کسی نے تو لی ہے، ورنہ کیپٹن شوکت کو ہمیں اس طرح یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ نعمانی نے منہ بنا کر کہا۔ ہو سکتا ہے کہ پہاڑی پر موجود افراد بھی اسی کے ساتھی ہوں، چوہان نے کہا۔ نہیں، ایسا ہونا ناممکن ہے، ان علاقوں کی خصوصی طور پر سیٹلائٹ سسٹم سے نگرانی کی جاتی ہے، اس طرف آنے والے عام جانور کا بھی مانیٹرنگ روم میں پتہ چل جاتا ہے، پھر مجرموں کا اس طرف آنا، کیپٹن شوکت اور اس کے ساتھیوں کی جگہ لینا اس کے لیے آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ جولیا نے کہا۔ تو پھر آپ ہی بتائیں کہ اگر کیپٹن شوکت اصلی آدمی ہے تو وہ خود کیوں غائب ہو گیا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔